स्टूडेंट्स, हम घर्षण पढ़ा रहे थे। ठीक है, घर्षण में जो है देखो सीमांत घर्षण और स्थैतिकी घर्षण बता चुके थे। आज हम लोग केवल 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज गतिक घर्षण पढ़ेंगे, आज हम लोग गतिक घर्षण पढ़ेंगे, घर्षण कोण पढ़ेंगे और कम से कम 2 न्यूमेरिकल इन दोनों पर सम पढ़ेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे। इन दोनों पर कम से कम 1-2 आंकिक प्रश्न करेंगे। तो आज का काम समझ में आया होगा। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं गतिक घर्षण पर, क्योंकि कम से कम टाइम लेना है। देखो, तुम लोगों को गतिक घर्षण का थोड़ा बहुत परिचय हमने बताया था कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गति करने लगती है या गति करती है तो उनके संपर्क तलों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम लोग गतिक घर्षण बल कहते हैं। इस पर हम लोग चर्चा कर लिए थे। तो देखो, अब हम लोग अब कंप्लीट भी कर लेते हैं आज गतिक घर्षण बल। देखो, गतिक घर्षण क्या लिखें? जब एक वस्तु जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करती है तो उनके बीच कार्यरत घर्षण बल को गतिक घर्षण का बल कहते हैं। गतिक घर्षण बल कहते हैं। कोई डाउट? अब देखो, गतिक घर्षण बल कहते हैं या गतिक घर्षण कहते हैं। अब देखो, ये तो कोई डाउट नहीं हुआ, लेकिन गतिक घर्षण के कुछ नियम हैं। उन नियम को समझो। जैसे स्थैतिकी सीमांत घर्षण बल के नियम थे, वैसे ही गतिक घर्षण बल के नियम थे कुछ। गतिक घर्षण बल के 3 नियम हैं। पहला नियम देखो, जैसे स्थैतिकी सीमांत घर्षण बल में बताए थे, गतिक घर्षण बल के वैसे यहाँ पर भी 3-4 नियम हैं। पहला नियम है कि गतिक घर्षण बल सापेक्ष गति के विपरीत कार्य करता है। ये तो पहले ही तुम लोगों को बताए थे। पहला नियम है कि गतिक घर्षण बल सीमांत वेग के विपरीत दिशा में कार्य करता है। किधर कार्य करता है? विपरीत दिशा में कार्य करता है। और दूसरा नियम इसका होता है, गतिक घर्षण बल संपर्क तलों के पृष्ठ पर निर्भर करता है। संपर्क तल जितना खुरदुरा होगा, बल घर्षण गतिक घर्षण बल उतना अधिक होगा, जितना चिकना होगा उतना कम होगा। तो ये सारी चीज़ें समझाए थे हम, इसलिए डायरेक्ट नंबर 2 क्या? गतिक घर्षण बल संपर्क तलों के बीच या संपर्क तलों के प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट नियम क्या है कि यदि अविलंब प्रतिक्रिया बल नियत हो तो उस अवस्था में वस्तुओं पर कार्यरत अविलंब प्रतिक्रिया वो कार्यरत गतिक घर्षण बल आकार पर निर्भर नहीं करेगा। पहले लिख दे तब समझाएं। यदि अविलंब अविलंबवत प्रतिक्रिया बल नियत रहे तो गतिक घर्षण बल आकार पर निर्भर नहीं करेगा। गतिक घर्षण बल आकार पर निर्भर नहीं करेगा। आकार पर निर्भर नहीं करेगा।
ये कोई मतलब अगर अविलंब प्रतिक्रिया बल कांस्टेंट हो जाए तो वस्तु का आकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस पर गतिक घर्षण बल जो होगा वो नियत होगा, बदलेगा नहीं, निर्भर नहीं करेगा वो आकार पर। पांचवा कहो या चौथा कि गतिक घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अविलंब प्रतिक्रिया बल के अर्थात Fs प्रोपोर्शनल Fs या गतिक घर्षण बल है, इसलिए इसको F के लो, F के प्रोपोर्शनल R क्या है? प्रतिक्रिया बल है, और प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज कर सकते हैं K या म्यू के यूज कर लो, जिसे हम लिख सके कि जहाँ K गतिक घर्षण गुणांक है। ये तो था गतिक घर्षण के बारे में कुछ जानकारी। अब इसके बाद एक और छोटा सा डिफिनेशन है घर्षण कोण, उसको भी देखते हैं कि घर्षण कोण क्या है। अब तो फिर देखो घर्षण कोण को भी देख लो, घर्षण कोण क्या है। घर्षण कोण को समझो, ये कोई तल है, बहुत छोटा सा डिफिनेशन है ये कोई तल है, इस पर यहाँ कोई वस्तु रखी है, तो ध्यान दो इसका भार mg नीचे होगा, और जो इसका प्रतिक्रिया बल होगा R वो कहाँ होगा? ऊपर की ओर। ठीक है, यदि हम इसको F बल लगाकर आगे खींचें तो देखो ये आगे की ओर जाएगा ना, तो इस पर एक घर्षण बल कार्य करता है जिसकी दिशा इस F के ठीक विपरीत होती है, जिसको हम Fs नाम दे रहे हैं, सीमांत घर्षण बल। तो अब देखो इस R और Fs का परिणामी कुछ इस दिशा में यस कार्य करने लगता है किसी कोण थीटा पर, किसी कोण किस पर? थीटा पर। तो अब इसका हम परिणामी निकाल कर तुमको घर्षण कोण बताएं। इसके लिए लिखते हैं सीमांत घर्षण बल की अवस्था में, सीमांत घर्षण बल की अवस्था में, सीमांत घर्षण बल की अवस्था में, बल की अवस्था में सीमांत घर्षण बल की अवस्था में सीमांत घर्षण Fs और अविलंब प्रतिक्रिया R के परिणामी यश तथा अविलंब प्रतिक्रिया R के बीच बना कोण, अविलंब प्रतिक्रिया R के बीच बना कोण घर्षण कोण कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर वो घर्षण कोण कहलाता है तो देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं कि tan इसको थीटा यस माना है, इसको जो है थीटा यस। तो देखो हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, अगर ये दूरी इसको हम Fs मान रहे हैं तो ये भी क्या होगा? Fs होगा, और ये R होगा, क्योंकि इसको अविलंब प्रतिक्रिया Fs हम मान रहे हैं। तो ये देखो ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में अगर हम tan थीटा यस लगाएं तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है? Fs है,
और आधार कितना है, आर है। तो tan थीटा यहीं पर आगे लिखोगे, tan थीटा एस इज इक्वल टू एफ एस इंटू आर। और देखो एफ एस इज इक्वल टू तुम लोग क्या पढ़े हो, यहाँ समझा रहे हैं, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर पढ़े हो। तो रखने पर tan थीटा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू आर बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर कैंसिल, क्या होगा, tan थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस। ये तुम लोगों का घर्षण कोण का फार्मूला है। इस तरीके से घर्षण कोण और गतिक घर्षण दोनों कंप्लीट हुआ। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। अब इस पर जो है कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो सब मिला जुला के देखो, अब तक हम लोग 3 फार्मूला पढ़ चुके, सब मिला जुला के सब 3 फार्मूला हम लोग पढ़ चुके। अब देखो क्या, पहला गतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, म्यू एस इज एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, और एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, और tan थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एफ एस अपान आर, और tan थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस। सब मिला जुला के इतने फार्मूले पढ़ चुके। इस फार्मूले पर अब हम एक न्यूमेरिकल समझाएंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं, एक ट्रक, क्वेश्चन नोट करो, एक ट्रक क्षैतिज सतह पर, क्वेश्चन है मेरा, एक ट्रक क्षैतिज सतह पर, क्षैतिज सतह पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ट्रक की क्षैतिज सतह, एक ट्रक की क्षैतिज सतह पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ब्लॉक स्थिर है, द्रव्यमान का ब्लॉक स्थित है, ब्लॉक स्थित है। सतह तथा ब्लॉक के मध्य स्थैतिकी घर्षण गुणांक का मान, सतह तथा ब्लॉक के मध्य स्थैतिकी घर्षण गुणांक, स्थैतिकी घर्षण गुणांक का मान 0.6 है। यदि ट्रक का त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो ब्लॉक पर कार्यरत घर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो ब्लॉक पर कार्यरत घर्षण बल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया। देखो क्वेश्चन क्या है, एक ट्रक की क्षैतिज सतह पर 1 किलोग्राम का कोई ब्लॉक रखा है। क्या रखा है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक रखा है। इसका मतलब देखो ब्लॉक का द्रव्यमान यम क्या दिया है, 1 किलोग्राम, और वो एक ट्रक में रखा गया है। जिस ट्रक में रखा गया है उसकी सतह और ब्लॉक के मध्य कार्यरत स्थैतिकी घर्षण गुणांक का मान 0.6 है। स्थैतिकी घर्षण गुणांक का मतलब म्यू एस कितना है, 0.6 है। कह रहा है जिस ट्रक में रखा है उस ट्रक का त्वरण ये कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि जो ये ब्लॉक है इस ब्लॉक पर घर्षण बल कितना लगेगा, क्या घर्षण बल कितना लगेगा। तो देखो घर्षण बल निकालने के लिए इसमें दो को देखो, करा घर्षण बल कितना लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, पहले हम इसका सीमांत घर्षण बल निकाल दें, इसका क्या कर दें, सीमांत घर्षण बल निकाल दें। तो देखो हम क्या करेंगे, पिंड पर कार्यरत सीमांत घर्षण बल, देखो सीमांत ब्लॉक पर कार्यरत
सीमांत घर्षण बल, सीमांत पूछा है किस स्थिति की, सीमांत घर्षण बल एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू आर। तो आर तो तुमको मिल ही जाएगा। देखो यह म्यू एस का मान कितना दिया है 0.6, आर का मतलब एम जी, यानी हम इसको ऐसा एक लाइन और बढ़ा दें, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस, आर को एम जी लिख दें। म्यू एस का मान 0 कितना 6, एम का मान 1 kg, जी का मान 9.8। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा 5.88 न्यूटन, यानी एफ एस इज इक्वल टू क्या आ गया 5.88 न्यूटन। अब आगे देखो, ट्रक द्वारा अब घर्षण बल निकालना है, सीमांत, ये सीमांत घर्षण बल आया है, घर्षण बल नहीं आया है। अब ट्रक कितना बल लगाएगा वो निकाल दो, ट्रक द्वारा ब्लॉक पर आरोपित बल निकाल दो। अभी समझा रहे हैं। फिर ट्रक द्वारा आरोपित ब्लॉक पर बल एफ इज इक्वल टू क्या होगा एम ए। ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है 1 kg, ट्रक का त्वरण कितना है 5, आ गया 5 न्यूटन। ये ट्रक द्वारा आरोपित बल आ गया, ये स्थिति की घर्षण। अब देखो आरोपित बल, ध्यान देना यहाँ पर, आरोपित बल घर्षण बल के मान से कम होता है, घर्षण बल के मान से कम होता है। यहाँ पर एक लाइन लिखोगे कि आरोपित सीमांत घर्षण बल कम से घर्षण बल से कम होता है। आरोपित बल सीमांत घर्षण बल से कम होता है, अर्थात घर्षण बल आरोपित बल के ठीक बराबर होगा। तो मेरी बात को नहीं समझे, यहाँ पर देखो लिखोगे चूंकि आरोपित बल, यहाँ पर अब लिख दोगे चूंकि आरोपित बल सीमांत घर्षण बल से कम है, सीमांत घर्षण बल से कम है, अतः घर्षण बल बराबर 5 न्यूटन। अब देखो ये कैसे लिखे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब तक सीमांत घर्षण बल से ये लगाया गया बल कम होगा, मेरी बात को समझो, जब तक सीमांत घर्षण बल लगाए गए बल से कम होगा तब तक घर्षण बल लगाए गए बल के बराबर होता है। अब ऐसे क्वेश्चन को एक आध देखना, अब कल फिर से देखेंगे इसके आगे और समझाएंगे।